नेपाल का सामंती राज्य व्यवस्था के कारण गुमनाम हुआ तामाङ जाति का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेपाल की तमाङ जनजाति का गौरवशाली इतिहास लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। नुवाकोट जिले में रहने वाले दिल बहादुर लामा कहते हैं, तामाङ जाति का इतिहास कोई भी यह बताने या साबित करने में सक्षम नहीं है कि तमाङ जाति इस देश और प्रांत से इस क्षेत्र में आई थी जहां वर्तमान तामाङ आदिम है। तामाङ खुद को नेपाल के भूमिपुत्र मूल निवासी कहने में गर्व महसूस करते हैं। इस प्रकार नेपाल की एक आदिम पुरानी जाति तामाङ के इतिहास का नेपाल के शासकों द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसे महत्व दिया गया है। नेपाल के प्राचीन पूर्वी लिच्छवी काल, उत्तरी लिच्छवी काल, मध्य और आधुनिक नेपाल के इतिहास में तामाङ जाति, तामाङ राज्य या साम्राज्य और राजाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। नेपाल की शासक जातियां तामाङ जाति का साथ केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, भाषाई आदि रूप से अत्याचार करती रही हैं। शासक जाति के इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों और भाषाविदों द्वारा लिखे गए कार्यों में और सामंती राज्य के इतिहास में तामाङ जाति को धोखा दिया गया है। केवल तामाङ जाति ही नहीं बल्कि पूरे देश की आदिवासी जनजाति और नेपाली अहंकार ने तथाकथित इतिहास लिखा है। इसमें सत्ताधारी और सेन तथा बिश्ता राजाओं, गोरखा में मगर राजाओं, दोलखा और काठमांडू में नेवार राजाओं, पूर्व में राय और लिम्बू राजाओं को पराजित करने का इतिहास लिखा गया है। लेकिन स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पहले काठमांडू घाटी के तत्कालीन मल्ल साम्राज्य यम्बू, काठमांडू, हेरांग, पाटन और कृतिपुर, भक्तपुर के आसपास कई किपत और कविला थे जिनकी आबादी उन जनजातियों की तुलना में अधिक थी। तमाङ साम्राज्य और राजाओं के बारे में तमाङ स्वयं मौखिक रूप से कहते हैं कि इस स्थान पर एक निश्चित राजा था। उस राजा के महल की कलाकृतियां और खंडहर विभिन्न तमाङ रखवालों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तंबा के बाद के चरणों में यानी मैखिक इतिहास तमाङ लिपि में लिखे गए डोंगरैप, पाराप, केराप आदि की वंशावली, मूल के उपनाम जिक्तेन तमच्योई, रुइचेन च्योपे, कुकपाखा च्याई, तामाङ चुनिला थांगुसा, थीनसा आदि हस्तलिखित पुस्तकें मिली हैं। हालांकि तमाङ जाति के बारे में लिखित रूप की तुलना में मौखिक परंपरा में अधिक जानकारी संरक्षित है। इस परंपरा के माध्यम से तमांगों ने तमाङ के इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज तक सहेज कर रखा है। इसके अलावा मौखिक और खंडहरों के रूप में पाए जाने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, उत्खनन, विश्लेषण और लेखन का हिंदू सामंती राज्य के लिए कोई हित और अर्थ नहीं है यदि उनके पास तामाङ की क्षमता और नियंत्रण नहीं है। वर्तमान आर्थिक और तकनीकी स्वरूप में समाज, परिणाम स्वरूप आज हमारी बहुमूल्य भौतिक संपत्ति, खजाने और तमाङ जाति के सामाजिक इतिहास की भौतिक संपत्ति अवशेषों के अवशेष के रूप में खंडहर में पड़ी रहने को बाध्य है। हालांकि आज हमारे सामने विभिन्न देशों के कई शोधकर्ता, समाजशास्त्री, भाषाविद, मानव विज्ञानी, इतिहासकार और पुरातत्वविद विदेशी भाषाओं में तथ्य और शोध पत्र खोज चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तमाङ जनजाति के बारे में विदेशी भाषाओं में लिखित एवं रचित अभिलेखों को एकत्रित कर उनकी अपनी भाषा में पुनः अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा पूर्वजों के इतिहास को पुनः लिखकर भविष्य के तामाङ के लिए एक नया इतिहास बनाना आवश्यक है। बच्चे, आज उस नए इतिहास को लिखने का काम तमाङ जाति संघ और नई पीढ़ियों के कंधों पर आ गया है। तमाङ इतिहास से संबंधित शब्दों और मुख्य रूप से तमाङ के इतिहास के पाठ्य अवशेषों के आधार पर स्थानीय और विदेशी शोधकर्ताओं की विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्राप्त जानकारी के आधार पर तमाङ साम्राज्य का इतिहास और तमाङ साम्राज्य का इतिहास पाठ्य रूप में किया गया है। नेपाल के विभिन्न कालखंडों के तमांगों की छोटी मोटी घटनाओं और आर्थिक आदि पहलुओं के अलावा तामाङ राजा और राज्य की उत्पत्ति और क्षेत्र के बारे में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें इस रूप में संरक्षित किया गया है। पाठ का
तमांग जनजाति के राज्यों और राजाओं के इतिहास की खोज करने और तमांग भाषा में बार बार सुने और दोहराए जाने वाले तमांग भाषा के शब्दों की परिभाषाओं और खोलने के लिए एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है वहाँ 1_ तमांग दो जोंग 3 ग्रोंग तामू 4 यम्बू काठमांडू नेपालफ ग्लेग्लासा गबलो गलसा चैकानी और मुमी मुल्मी है। नेपाल की 60 से अधिक जनजातीय जनजातियों में से तमांग एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तमांग भाषा बोलने वालों को तामान के नाम से जाना जाता है। डम्फू, टुन्ना, मुरचुन्या तामांग जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और इस दौड़ के संकेत के रूप में वे अपने घर में बुने हुए सूती कपड़े पहनते हैं, जैसे कि फरिया, ग्या, गबरको, ग्या टोकारोक, हे राड़ी, पाखी स्यालदो सुकाई लुकुनी, पेंका अल्लो के घर से बुने हुए कपड़े और लोकता से हाथ से बने कागज, नांगलो, डोको, नानसे, जंगली निगालों से नाम, थुलोब्यून, थांका पेंटिंग, मकुंडो मुखौटा नक्काशी आदि कलात्मक व्यवसाय हैं। जैसा कि तामांग शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों द्वारा गढ़ा गया है। तमांग शब्द के अर्थ, उपयोग, इतिहास और दायरे की चर्चा इस प्रकार की गई है। तमांग शब्द का इतिहास और उपयोग। तमांग शब्द का प्रयोग मंगोल मूल की मानव जाति या समुदाय को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो नेपाल में सबसे पहले बसे थे, जो नेपाल की राजधानी के आसपास घनी आबादी वाला है। तमांग अपने समाज या समुदाय में खुद को तमांग के रूप में पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं तमांग शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है। विदेशी विद्वान मैकडॉल्ड के अनुसार वर्तमान मुस्तांग जिले में गुंथांग पुरंग साम्राज्य का एक हिस्सा था। उनके राजा बम डेंगोन ने 1253 से 1280 तक शासन किया। उनकी वंशावली में इस तथ्य का उल्लेख है कि उन्होंने मोन शेरिब साम्राज्य के तमांगों को दबाने के लिए मुस्तान में वश में करने के लिए मुत्तीनाथ में एक किला बनवाया था। रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि तामान नाम पर गर्व करने वाले तामान लोगों को दबाने के लिए तमांग शब्द का प्रयोग नस्लवादी शब्द के रूप में किया जाता है। रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि तमांग शब्द का प्रयोग जाति सूचक शब्द के रूप में किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार पुरातत्वविद जनकलाल शर्मा ने हमारी सोसाइटी ए स्टडी नामक पुस्तक में उल्लेख किया है कि तामांग हैं प्रागैतिहासिक काल से काठमांडू घाटी में रह रहे हैं। शर्मा के अनुसार महामहिम सरकार और सोवियत रूस की सरकार के बीच 2034 के सांस्कृतिक समझौते के तहत डॉ अनातोली याकोबलेव और नेपाल के पुरातत्व विभाग के संयुक्त अध्ययन के दौरान बूढ़ा नीलकंठ के दक्षिण पूर्व में बनियान गांव और पंडित गांव के बीच धोबी खोला के तट पर पुरापाषाण युग के पत्थर के हथियार पाए गए, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये हथियार 30,000 साल पुराने हैं। पाए गए पत्थर के हथियारों में से एक में गोवी मॉडल की धार है और तथ्य यह है कि पत्थर का हथियार तामांग है, जो इसे मंगोलिया के गोभी नामक स्थान से चीन, तिब्बत और हिमालय के माध्यम से नेपाल के काठमांडू तक लाया और इस्तेमाल किया था। यह भी पता चलता है कि तमांग 30,000 साल पहले से काठमांडू के आसपास रहते थे। चूंकि तमांग जाति मंगोल वंश की है, इस तथ्य का तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है कि तमांग पहले थे मंजूश्री के साथ काठमांडू में बसने वाली जनजातियां। तिब्बती राजा श्रंगचांग गम्पो ने 640 ईसा पूर्व में नेपाल के उत्तरी भागों पर कब्जा करने के लिए दक्षिण पर आक्रमण किया, जिसके बाद नेपाल के तत्कालीन राजा अंशु वर्मा ने बुद्धिमानी से अपनी बेटी भ्रिकुटी का विवाह तिब्बती राजा से कर दिया। श्रांगचांग गम्पो ने नेपाल और तिब्बत के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद राजा श्रांगचांग गम्पो राजकुमारी भ्रिकुटी के साथ तिब्बत लौट आए। उनके साथ आए कुछ घुड़सवार राजा के साथ ही लौट गए, जबकि बड़ी संख्या में घुड़सवार नेपाल में ही रह गए। घुड़सवार सेना को तामांग कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह तांबा कालांतर में तामांग बन गया। इसलिए आशुवर्मा के शासनकाल के अंत में सिंहासन के उत्तराधिकारी उदयदेव पर भीमार्जुन देव और विष्णुगुप्ता का शासन था। निर्वासित उदयदेव तिब्बत में शरण लेने गए।
और राजा श्रांगचांग गम्पो ने उन्हें सम्मानजनक शरण दी। अपने परिवार के साथ शरण लेने आए उदयदेव की तिब्बत में मृत्यु हो गई। उनके पुत्र नरेंद्र देव 700 ईसा पूर्व के आसपास तिब्बती घुड़सवार सेना तामांग के साथ नेपाल आए और अपनी पैतृक गद्दी पुनः प्राप्त की। नरेंद्र देव की सहायता के लिए आए घुड़सवार सैनिकों को विशाल पर्वत श्रृंखला के कारण वापस जाना मुश्किल हो गया और उन्हें नेपाल की जलवायु, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सुंदरता और वहां के निवासी तमांग पसंद आए, इसलिए वे नेपाल में ही रुक गए। रमेश विकल ने 7 सूर्या एक फुनको पुस्तक में लिखा है कि उन्हें तमांग घोड़े बेचने वाले कहा जाता है, क्योंकि वे घोड़े तब बेचते थे जब वे उनके लिए उपयोगी नहीं रह जाते थे। मध्य तमांग गणराज्य के अवशेष 12 घोरसांग से मजोंग ग्यालसा के वेईबागले, 12 लाचांग काकानी ग्यालसा के रुमबागले, 12 टेमल ग्यालसा के डोंगगले हैं।